हेलो मेरे जेएनवी एस्पिरेंट्स। तो मेरा नाम है शिवांश और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 11th के एक सेक्शन की, यानी कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें आपको पता है, क्योंकि आपने अब तक जो स्टडी किया होगा वो सोशल साइंस को इस 4 बेसिस पर बांट करके किया होगा, यानी कि सेक्शन में डिवाइड करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या उसको हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं और फिर इकोनॉमिक्स। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, उसके साथ आज हम इस सेशन में मिल रहे हैं। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन किसके, हमारे सोशल साइंस के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल आर लाइकली टू हैव द मोस्ट कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। ठीक है, मोस्ट कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर्स में हम डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो दोनों के गोल लगभग लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें तो कोई भी रीजन नहीं है कंफ्लिक्ट होने का, गोल्स में कंफ्लिक्ट होने का कोई रीजन यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, तो वन तो आंसर हमारा इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्राइबल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पर कंफ्लिक्ट बनता है। एक बार बात करते हैं इस पर। स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर, लेकिन दोनों फार्मर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता उनका जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट ऑफ व्यू उस पर कोई कंफ्लिक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो ये तो मिलकर ही काम करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सेम क्राइटेरिया ऑफ द वर्क है, तो यहां पर भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। लेकिन कंफ्लिक्ट जो देखने को मिल रहा है हमारे पास, वो मिल रहा है देखने को ट्राइबल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट में। ठीक है, ट्राइबल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट में, तो आपको पता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ दी जो रहते हैं उनका जो मतलब पूरा जो लाइफ रहता है वो डिपेंड रहता है फॉरेस्ट पर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं उनको वहीं से कहीं ना कहीं कुछ अपना बिजनेस और वो सब चीजें सेटअप करनी होती है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट आता है। ठीक है, इनके बीच में कंफ्लिक्ट आता है, बाकी इनमें से किसी में नहीं। तो बेसिकली बहुत सरल सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। ठीक है, तो बी लगा देते हैं। दूसरे पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का पूछ रहा है, इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। अब इसका एग्जाम्पल मतलब इसका एग्जाम्पल या फिर इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पब्लिक गुड्स होते हैं एक्चुअली में होते क्या है ना। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप बेसिक इसकी दो क्वालिटीज अगर आप याद रख पाओगे तो शायद हमेशा पब्लिक गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप सही करोगे। एक तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन राइवलरी होते हैं। ठीक है, और नॉन एक्सक्लूडेबल। एक सेकेंड। ये दो क्वालिटी अगर आपको याद है तो फिर आप पब्लिक गुड का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब एक बार इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं ये। तो पब्लिक गुड्स बेसिकली वो सर्विसेज रहती हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड वो सर्विसेज हैं। नॉन राइवलरी का मतलब हो गया कि आप इनको किसी से भी किसी के भी यूज करने से दूसरे का उसकी जो यूज है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नहीं समझ में आया। चलो एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं पार्क की। ठीक है, पार्क की बात कर लेते हैं, तो पार्क का यूज अगर 10 लोग करें चाहे 4 लोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर मैं इंडिविजुअली बात कर लूं, किसी एक पर्सन के पार्क को यूज करने से दूसरे पर्सन का जो पार्क का यूज है या जो पार्क की अवेलेबिलिटी है वो कम नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब यहां पर यह है कि भाई कोई भी उस सर्विस को यूज करने से, ठीक है, अवेल करने से रोक नहीं सकता। नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरी है कि भाई किसी के यूज करने से दूसरे की उसकी जो रिलेवेंसी वो खत्म नहीं होगी। अब यहां पर बात करो मेडिसिन और इंजेक्शन की, हो जाएगी मेडिसिन और इंजेक्शन की। भाई मार्केट में मेडिसिन है, इंजेक्शन है। जैसे कि आपने कोविड 19 का टाइम देखा था, उस टाइम पर कुछ मेडिसिन जैसे पीसीएम और वो बहुत सारी सी मेडिसिन जो सबसे ज्यादा यूज में थी, वो धीरे धीरे मार्केट में शॉर्टेज हो रही थी और वो बहुत ही महंगे दामों पर बिकने लग गई थी, बहुत सस्ती सस्ती सी गोलियां, राइट। तो उसका रीजन यही था। ठीक, तो ये तो इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। बुक्स एंड स्टेशनरी सेम, बुक्स एंड स्टेशनरी, ठीक है। हाउस एंड फर्नीचर, अब बुक्स एंड स्टेशनरी ये भी कहीं ना कहीं आपका आपका निजी एरिया है ना, मतलब आपका प्राइवेट है। ठीक, कि आप अपनी बुक्स खरीदोगे, स्टेशनरी खरीदोगे, आपके लिए जो भी है। बट स्टिल अगर मैं बड़े लेवल पर देखूंगा तो
चीज एक बार को मतलब अगर इसका यूज आप करोगे या आप चीज ज्यादा खरीद लाओगे तो दूसरे को फर्क पड़ेगा इस बात से, ठीक है। मार्केट में दूसरे पर्सन जाएगा तो उसको खरीदने को नहीं मिलेगा, उसके पास नहीं होगा, ठीक। अच्छा, हाउस एंड फर्नीचर ये भी आपका प्राइवेट है, मतलब आपका पर्सनल डिसीजन है कौन सा खरीदना है, कहां से खरीदना है, ये सारी चीजें, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इज द करेक्ट वन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो चीज होगी जो नॉन एक्सक्लूडेबल है भैया, इसको कोई भी रोक नहीं सकता यूज कर। भाई आपके साथ अगर कुछ इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ है तो आप मतलब आप फिर आपको जस्टिस चाहिए ना, तो उसके लिए आपको रोका नहीं जा सकता कि हाँ आप न्यायालय में नहीं जाओगे, कोर्ट में नहीं जाओगे इस बात के लिए, ठीक है। और अगर आपको जस्टिस मिल रहा है तो इससे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। डन। तो बस यहाँ पर जो बेसिक बात थी वो इन दो बेसिस पर थी, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। 3 पर चलते हैं। कह रहे वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है। तो जब भी हम रिसोर्स की बात करते हैं ना, ज्योग्राफी में एक चैप्टर आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइन बोली है मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कि हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं ना, ठीक है, जो हमें लाइफ मिली, जो हमें रिसोर्स मिले, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा कि ये तो हमें बस मिल गए, ठीक है, ये हमें हमारे पूर्वजों ने दे दिए, नहीं। आपको हमेशा सोचना है कि आपने अपने आने वाली जनरेशन के लिए इसको उधार लिया है, और उधार ली हुई चीज को, है ना, बोरो की हुई चीज को बहुत ही सहेज के रखा जाता है ना, अदरवाइज फिर आपको कोई चीज देता नहीं। बात ठीक है ना। आपको किसी चीज की जरूरत है, आप उसको परचेज नहीं कर सकते वापस, कभी आप अपने नेबर से बोरो करके लाए हो, उधार लाए हो, तो यू हैव टू रिटर्न देम, और एक अच्छी कंडीशन में, एज इट इज आई शुड से, कि जैसी कंडीशन में आप चीज लाए थे वैसे ही वापस करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ भी खराब किया तो फिर मुझे नहीं लगता वो आपको दोबारा देंगे भी, है ना, होने के बावजूद। चलो खैर, तो यही वाली बात वो रिसोर्सेज के लिए कर रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि रिसोर्सेज हमने हमारे पूर्वजों से प्राप्त किए हैं तो जैसा मन यूज करो, नहीं। रिसोर्सेज को हमने अपने चिल्ड्रन यानी बच्चों से लिया है और उधार लिया, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्प्लेस दिस प्रिंसिपल इन एक्शन। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तो ये सीधे सीधे एक और इशारा करता है, वो वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की ओर इशारा करता है, बट स्टिल हमें तो ऑप्शन से ही टिक करना है, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं सस्टेनेबिलिटी पढ़ाता हूं, ठीक है, जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, जब इसके बारे में लिखते हैं, मैं हमेशा इस बात को जरूर बोलता हूं, और ये बहुत ही अच्छी क्योट है, ठीक है। चलो फिलहाल, यूजिंग अप करंट ऑयल रिजर्व बिफोर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रिजर्व, नहीं गलत। मूविंग टू सॉइल रिजर्व अंडर द सी टू अवॉइड ड्रिलिंग ऑन लैंड, नहीं। मूविंग टू ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स टू कंजर्व वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, ठीक है, सी विल बी द वन। और यूजिंग मॉडर्न ड्रिलिंग फैसिलिटीज, नहीं नहीं, ये तो फिर से वही कहानी हो जाएगी। सी, सी हमारी लाइफ को सस्टेन करने की बात कर रहा है कि हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए, है ना, टू कंजर्व वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, की जो वर्ल्ड लेवल पर ऑयल रिजर्व है उसको कंजर्व करने के लिए हमें कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यहां तक क्लियर सभी लोग? बहुत अच्छा। फॉर अ फेमस बिजनेसमैन मॉल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन के लिए एक मॉल बनाना है, उसका उसको मॉल की बिल्डिंग बनानी है, उसका प्रोजेक्ट है असलम इन मुंबई, ठीक है। एक स्लम एरिया है जहां पर जो टेम्परेरी हाउस लगे हैं, है ना, वहां पर मुंबई में इज बीइंग क्लियर्ड, और उसको क्या किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर मॉल बनना है, ठीक है। बेसिकली वहां पर स्लम्स में लोग रह रहे हैं गरीब, और वो सब हटाए जा रहे हैं वहां से, और क्योंकि रीजन क्या है कि भाई उसको वहां पर एक बहुत बड़ी मॉल की बिल्डिंग बनानी है, एंड इट्स पीपल डिस्प्लेस्ड, और इसके जो लोग हैं वो वहां से हटाए जा रहे हैं विद ओनली अ स्मॉल पेमेंट, और बहुत ही कम उसको इस बात का रीपे किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है फॉर दियर लैंड, उनकी भूमि का। हो सकता है वो और भी ज्यादा अमाउंट रखता, मतलब वैल्यू रखता हो वो लैंड ऑफ पीस, लेकिन वो उसको बहुत कम अमाउंट दे रहे हैं। There have been protests and a public interest litigation has been failed in the court. और जो सारे प्रोटेस्ट हैं और वो सारी प्रोटेस्ट या जो भी चीजें चल रही हैं लीगल लेवल पर, वो सब फेल हो गए एक तरीके से। व्हाट शुड द लोकल गवर्नमेंट डू, तो लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है उसका क्या रोल होना चाहिए, कैंसिल द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। अब फोर्सफुली रिमूव द पीपल, लोगों को फोर्सफुली यानी कि जबरदस्ती वहां से हटाना चाहिए। अरेस्ट द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। और वेट फॉर द कोर्ट्स जजमेंट, या कोर्ट के जजमेंट का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो भाई प्रोजेक्ट को कैंसिल तो नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं वो
क्या किया गया होगा, मतलब उसकी परमिशन ली गई होगी, ऐसे वो नहीं कर सकते है ना। लोगों को हम फोर्सफुली हटा नहीं सकते, ये भी लोकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती ऐसा, है ना। अच्छा, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने का भी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई जहां डेमोक्रेसी वहां हर किसी को बोलने की आजादी है ना, बात कहने की, अपनी रखने की आजादी, और वैसे भी दिख रहा था कि गलती हो रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, वेट फॉर द कोर्ट जजमेंट, तो एक तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन था, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर ना करे तो बेहतर रहेगा, है ना, तो यहाँ पर वो जो कर सकती है वो जजमेंट के लिए वेट कर सकती है भाई, कि क्या जजमेंट कोर्ट देगा इस पर्पज पे। ठीक है, डन। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई, पूरी कहानी एकदम क्लियर है, क्योंकि भाई रीजन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ये लिखा है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या लिखा है, इसे आप PIL बोल सकते हो। तो जब PIL ऑलरेडी फेल हो गई है, तो अब ये कहानी कहाँ पहुंच गई, जुडिशियल रिव्यू के केस में पहुंच गई है। ठीक है, तो इसमें फिर लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सिर्फ वेट कर सकती है किसके, कोर्ट के जजमेंट का। ठीक है, तो डी करेक्ट कर देना। चलो, वेलफेयर इकोनॉमीज, सॉरी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, दैट सीक्स टू इवेल्युएट इकोनॉमिक पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, कुछ पॉलिसीज बनाती है ना, कि ऐसी कुछ योजनाएं बनाती है इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट्स, ठीक है, ऑन द वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि उस स्पेसिफिक मतलब कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, यानी कि अच्छाई के लिए, काइंड ऑफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट टू योर लोकेलिटी वुड नॉट अलाइन विद दिस व्यू ऑफ वेलफेयर। आपकी लोकेलिटी में ये जो जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो कौन सी बात है ना, आपकी लोकेलिटी में इसके अंडर नहीं आती, इसके क्राइटेरिया में नहीं आती, है ना, अलाइन विद दिस व्यू ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का जो व्यू है इनका, यानी कि कल्याण, लोक कल्याण, वेलफेयर का मतलब हो गया लोक कल्याण, उस व्यू से कनेक्ट नहीं करता है ना, उससे एक अलग बात करता है। तो क्या आंसर हो सकता है, वैक्सीनेटिंग द स्ट्रे डॉग इन द एरिया, ठीक है, ये तो करता है वेलबींग, ठीक है, यस। बिल्डिंग रैम्प्स इन द सोसाइटी टू एड द डिसेबल, बिल्कुल ठीक, डिसेबल्स के लिए सोसाइटी में रैम्प्स होने चाहिए, है ना, जो स्पेशल लोग रहते हैं, उनके पास व्हील चेयर होती है, वो कैसे ही लेडर्स को क्रॉस करेंगे, तो उनके लिए रैंप होना चाहिए, ये भी सही बात है। ये भी इस वेलफेयर के व्यू को अलाइन करता है, मतलब उसके उसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है। प्रोवाइडिंग सेफ्टी इक्विपमेंट टू द गार्बेज कलेक्टर, ये भी ठीक है, जो गार्बेज कलेक्टर उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए। ओपनिंग अ पार्क फॉर पीपल, लोगों के लिए एक पार्क खुलना चाहिए, सही बात है। हु कैन पे द मेंबरशिप फी, यहां पर बात गलत है, ये इनकी वेलफेयर पॉलिसी को बिल्कुल अलाइन नहीं करता। जब आपको क्या लिखा है, उन लोगों के लिए पार्क, ओपनिंग अ पार्क फॉर पीपल हु कैन पे द मेंबरशिप फी, जो मेंबरशिप फी को पे कर सकते हैं, पार्क उनके लिए खुलना चाहिए, तो ये वाली बात तो गलत हो गई, तो यही डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उनकी वेलफेयर पॉलिसी से बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। Cows to graze in the ground and soon the grazing ground cease to exist, ठीक है, क्लियर, मतलब काव को कहां ले जाया गया, ग्रेज करने के लिए ग्राउंड में, और धीरे धीरे वो ग्रेजिंग ग्राउंड को फिर कर दिया गया सीज। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज बीइंग डिप्लेटेड हियर, किस तरह का रिसोर्स यहाँ पे डिप्लेट हो रहा है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, कम्युनिटी ओन। तो ये वाले जो रिसोर्स होते हैं वो होते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि जिन्हें एक बेसिक मतलब कम्युनिटी बेसिस पर उनको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो अपना ग्राउंड है, वो मतलब ये जो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, बेसिकली वो डिप्लेट हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग वहां पर क्या करने जा रहे हैं, मोस्टली काव को ग्रेज कर दें। मोस्ट ऑफ द एलुवियल सॉइल फाउंड इन द इंडिया इज फॉर्म फ्रॉम द सिल्ट disposed by the Indo-Gangetic Brahmaputra rivers, okay, which of the following reason contain the parent rock, ठीक है, इसमें से कौन सा रीजन पेरेंट रॉक है, दैट फॉर्म दिस सिल्ट। अच्छा, इस सिल्ट को जो बनाता है, तो जब सिल्ट की बात आती है, आपको तुरंत हिमालय के जो रॉक्स है ना, उसको याद कर लेना चाहिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। फिलहाल एन इंडियन स्टेट वाज टेकन ओवर बाय अ न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, एक नई गवर्नमेंट वहां पर आती है, ठीक है, एक इंडियन स्टेट में टेकन मतलब उसने एक नई गवर्नमेंट ने आकर कह सकते हैं अपना पदभार संभाला है, काइंड ऑफ दिस। Which of the following action by the government will reduce land degradation, तो उस गवर्नमेंट के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो, सेटिंग अप 3 न्यू क्वेरीज फॉर द माइनिंग ऑफ लाइमस्टोन नियर द कैपिटल सिटी, बिल्कुल नहीं।
ग्रांटिंग परमिशन फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज, ये तो और खराब हो जाएगी कहानी, है ना। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट एरियाज टू ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर, अच्छा। क्रिएटिंग सेपरेट ग्रेजिंग जोन फॉर लाइवस्टॉक, ठीक है। डी वाला ज्यादा करेक्ट है कि भाई मतलब ग्रेज की जरूरत तो पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट ग्रेजिंग जोन बना दिया लाइवस्टॉक के लिए, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। बाकी तो तीनों कहीं ना कहीं और ज्यादा वॉयलेट करेंगे चीजों को, ठीक है। जब हम इसको हॉर्टिकल्चर के लिए कन्वर्ट कर देंगे, उधर माइनिंग कर देंगे, तो सब कहानी खराब हो जाएगी। तो 8 का आप डी करेक्ट करोगे। क्लियर है, समझ में आया, आगे चलते हैं। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 20 मतलब 2019 is nearly in the past decades. The government has tried to meet the target of increasing the forest cover to, और गवर्नमेंट का ट्राई था कि उसको मीट मतलब उसको उस टारगेट को अचीव करेंगे। Although there have been efforts to increase, इसके लिए इसको इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स भी किए गए, फिर भी द फॉरेस्ट कवर इन द पास्ट फ्यू इयर्स फॉरेस्ट आर नॉट थ्राइविंग एज दे यूज्ड टू, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, तो क्या हो सकता है इसका कारण। Soil erosion and low soil quality, lack of irrigation around forest, low quality of seeds and saplings, और cultivating food grain within forest areas। तो भाई सिंपल सी बात है, सॉइल इरोजन और लो सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी और सॉइल इरोजन पे डिपेंड कर मतलब की वजह से जो फॉरेस्ट हमको बहुत बड़े लेवल पर क्या करना था, जो उस ग्रीनरी को अचीव करना था, वो हम कर नहीं पाए। ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल भी मैच नहीं करते इस बात से, ठीक है। चलो, यूरेनियम इज फाउंड इन लद्दाख, यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है, बट हैजंट बीन माइंड ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, लेकिन उसको उसकी माइनिंग नहीं की जा सकी क्योंकि फंडिंग की कमी थी, ठीक है। तो ये रिसोर्स किस तरह के रिसोर्स में आता है, नहीं रिसोर्स से काफी क्वेश्चन आप देख रहे हो मिल रहे हैं आपको, स्टॉक, रिजर्व, पोटेंशियल या डेवलप्ड, ठीक है। स्टॉक, रिजर्व, पोटेंशियल या डेवलप्ड, तो यहां पर हम बात करेंगे 4 में से एक की, वो बात रहेगी पोटेंशियल रिसोर्स की, ठीक है, क्योंकि आंसर इसका पोटेंशियल ही है, ठीक। क्योंकि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं कि भाई रिसोर्स जो है अवेलेबल है, उनको यूज भी किया जा सकता है, लेकिन किसी ना किसी कमी की वजह से, अब यहां पर वो कमी फंडिंग है, ठीक है, और कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उन जो रिसोर्स है वो यूज नहीं हो पाते। रिसोर्सेस क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, बट नॉट यूज्ड। अब ये जो गैप है, ये गैप यही दिखाता है कि भाई यहाँ पर किसी ना किसी चीज की कमी है। अब वो कमी, अब यहाँ पर लिखा है फंडिंग, और भी कोई रीजन हो सकते हैं, परमिशन, फंडिंग और कोई क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी चीजें, ठीक है। इस गैप में आएगा ये फंडिंग, ठीक है। फिलहाल यहाँ फंडिंग की वजह से ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के फॉर्मेशन में कौन सा एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। रनिंग वाटर बिल्कुल है, केमिकल रिएक्शंस भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सॉइल से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का है, हाँ ठीक है, तो सी लगाते हैं, सी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सॉइल से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, ठीक है। चलो 11 हो गया। हिस्टोरिकली कोलोनाइजिंग कंट्रीज टुक एडवांटेज ऑफ इंडियाज रिच रिसोर्सेज टू गेन सुप्रीमेसी, ठीक है। तो ऐतिहासिक रूप से हम देखेंगे तो जो कोलोनाइजिंग कंट्रीज थी, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर आकर के कब्जा कर लेती थी, राइट, टुक एडवांटेज, उसको एक एडवांटेज मिला इंडिया के रिच रिसोर्सेस का सुपरमेसी गेन करने में, ठीक है। लास्ट में कौन बचा था, फ्रांस और ब्रिटेन में से ब्रिटेन, ठीक। Why was India not able to resist the exploitation of her resources? इंडिया के खुद के जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उसको रोक क्यों नहीं पाया इंडिया, क्या रीजन था। सो ड्यू टू लैक ऑफ यूज फॉर प्रोडक्ट्स ड्राइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, नेचुरल रिसोर्स का यूज होता था। ड्यू टू द कोलोनाइजिंग कंट्री सुपीरियर टेक्नोलॉजी, ठीक है, मे बी। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इंडियाज रिसोर्सेज, बिल्कुल नहीं, इंडिया को अपने रिसोर्सेज के बारे में अच्छी जानकारी थी। ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा भी नहीं है, बी लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय के इंडिया में के पास जो भी रिसोर्सेज रहे, लेकिन जो आकर के जिन्होंने मतलब जो कोलोनाइजिंग कंट्री रही है ना, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, उस बेसिस पर क्या नहीं कर पाए, इंडियंस जो थे वो रेसिस्ट नहीं कर पाए, है ना। इंडिया नॉट एबल टू रेसिस्ट ड्यू टू द कोलोनाइजिंग कंट्रीज सुपीरियर टेक्नोलॉजी, जो कोलोनाइजिंग कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी थी, उस रीजन से वो क्या नहीं कर पाए, रेसिस्ट नहीं कर पाए, तो बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अच्छा,
inequitable distribution of the access to resource has disrupted world peace by dividing society into, सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड कर दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस, यानी कि एक तो वितरण और फिर उसका एक्सेस, मतलब स्पेसिफिक स्टेट में कोई एक रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पर कोई एक रिसोर्स ज्यादा, फिर उसके एक्सेस में भी, ठीक है। तो ये चीज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसका एक्सेस, ये दोनों चीजें, ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड कर रही है, किस तरीके से वर्ल्ड पीस को जो जो एक तरीके से वैश्विक शांति उसको डिसरप्ट कर रही है, वो बताना है। द हैव्स एंड हैव्स नॉट, द एनवायरमेंटलिस्ट एंड द एक्सप्लॉइटर्स, resource rich region and resource poor region, the climate change the climate change believers and climate change deniers, ठीक है। तो ऑप्शन लगाओगे आप ये ए, बेसिक शांति जो भंग हो रही है वो इसी बात से हो रही है, सिंपल, कि हैव और हैव नॉट, की किसके पास कौन से रिसोर्स ज्यादा है और किसके पास कौन से रिसोर्स कम है ना, और है या है नहीं, ज्यादा और कम तो चलो छोड़ देते हैं, यहाँ पर बात है हैव्स एंड हैव्स नॉट, है और नहीं है, ठीक है। इस बेसिस पर जो वर्ल्ड पीस है वो डिसरप्ट हो रही है, ठीक। सोसाइटी को इस दो भागों में उसने बांट के रख दिया, राइट। तो ये तो थोड़ी आगे की चीज हो जाएंगी, इस पर यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, 13 का ए करेक्ट हो जाएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आया। आगे चलते हैं। What impact did the storming of Bastille, ठीक है, बास्टिल का जो किला था, बाय द फ्रेंच हैव ऑन यूरोप, तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पर याद आ गया होगा, लोगों ने उस बास्टिल के किले को ढहा दिया था, तोड़ दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि यही उनकी साथ जो परेशानी हो रही है ना उसका एक सिंबल, ठीक है, जिस कंडीशन में वो आज है ना, उसका एक सिंबल है, ठीक है। पीपल अक्रॉस यूरोप गॉट इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द रूल ऑफ द मोनार्क, बहुत सही आंसर लगता है मुझे, ठीक है। आगे देखते हैं। मेड मोनार्क्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप एब्डिकेट फ्रॉम द थ्रोन, नहीं। इंस्पायर्ड नेशन अक्रॉस यूरोप टू कोलोनाइज अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, नहीं। पीपल इन यूरोप स्टार्ट टू फियर द, नहीं। फ्रेंच रिवोल्यूशनरी से डरना शुरू किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो पीपल अक्रॉस यूरोप गॉट इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द रूल ऑफ मोनार्क, ठीक है। रूल ऑफ मोनार्क मतलब फाइट कह सकते हैं, वो इंस्पायर हो गए थे किसके लिए, फाइट के लिए, अगेंस्ट द रूल ऑफ मोनार्क, जो शासन व्यवस्था उनके यहाँ चल रही थी राजा प्रजा वाली, है ना। उनको लगा था कि हम कब तक राजा की प्रजा बनकर रहेंगे, हमारा खुद का अस्तित्व कब आएगा, ठीक है, हम खुद का एग्जिस्टेंस हमारा कैसे एस्टेब्लिश होगा, ठीक। तो ये चीजें सोचने की वजह से जो है ये काम किया गया, सिंपल, ये इंपैक्ट आया, मतलब बास्टिल किले को ढहाने का, ठीक है। ओके, असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आपके में पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी अब 15 से स्टार्ट होते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क्ड एज असर्शन एंड द रीजन, दो है असर्शन और रीजन। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है अच्छे से, फिर ऑप्शन को चूज करना है। पहला असर्शन लिखा है, मेनी आर्टिस्ट एंड पोएट विद इन यूरोप मेड पेंटिंग एंड रोट पोएम्स टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ ग्रीक्स अंडर द ओटोमन एम्पायर, ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखी है। Many Europeans had sympathies for ancient Greek culture and support the work of Greek nationalists, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर इन्होंने रोमांटिसिज्म की बात की, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म की बात यहां पर कहीं ना कहीं की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल इसको सही से एक्सप्लेन करता है। ये बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है, आर जो है सीधे सीधे ए को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, उमर वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर के बारे में वो ज्यादा जानना चाहता था, तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री रहेगी जिसके थ्रू वो इस चीज को कर पाएगा, ठीक है। तो उसे फ्रांस जाना चाहिए, ऑस्ट्रिया जाना चाहिए, बुल्गारिया जाना चाहिए, स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, ठीक है। तो ओटोमन एम्पायर के लिए उसे जाना चाहिए बुल्गारिया, यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री ही शुड विजिट, उसको बुल्गारिया जाना चाहिए, ताकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पाएगा, ज्यादा चीजें जान पाएगा ओटोमन एम्पायर के बारे में, ठीक है। वापस से क्वेश्चन आता है हमारे पास 17, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन पावर शेयरिंग, बिल्कुल सही बात है। विच इंक्लूड प्रोपोर्शनल एलोकेशन ऑफ जॉब्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल बेसिस पर जॉब्स,
रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन बाय एथनिक ग्रुप लीडर्स, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का फिर कौन सा एग्जांपल बेस्ट है? ठीक है, एक बार पावर शेयरिंग की कहानी, चलो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड इन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन श्रीलंका। ठीक है, तो जो इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट की बात की थी, जिसे हमने इलम बोला था, है ना, आपने इलम पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर श्रीलंका और तमिल दो एथनिक ग्रुप्स थे। तो श्रीलंका जो सिन्हालास थे, सिन्हाला स्पीकर थे, वो संख्या में ज्यादा थे, उनको मेजोरिटी दी गई और इस पर जो तमिल स्पीकर्स थे उनके साथ भेदभाव सा होने लग गया। हर चीज में मेजोरिटी में सिन्हाला स्पीकर को रखा गया। तो तमिल वालों को लगा कि भाई अगर हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल बेसिस पर भी नहीं कुछ मिल रहा, तो फिर ठीक है, आप हमें अलग स्टेट बना दो। ठीक है, अब हमें अलग स्टेट की जरूरत है, और फिर हुआ वहां पे सिविल वॉर। तो इस वजह से प्रोपोर्शनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हो जाती है पावर शेयरिंग में। बिल्कुल सही लिखा है, ये इसका लाइव एग्जांपल था जब आपने क्लास 10th में पावर शेयरिंग का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, श्रीलंका बेल्जियम के बीच में, है ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अलॉटेड टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, ये प्रोपोर्शनैलिटी का तो एग्जांपल नहीं है। अराउंड 24% ऑफ टोटल सीट ऑफ लोकसभा आर रिजर्व फॉर मेंबर्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरीज, ये एक इंश्योरिटी है। ठीक है, ये हुई एक मतलब अच्छे तरीके से, आई शुड से, प्रोपोर्शनैलिटी। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर कम्युनिटी इज मोर रिच, नहीं ये तो वैसे ही गलत है, ये फिर आगे की कहानी आ गई, फिलहाल इस पर हम बात नहीं करते, ये बेल्जियम से रिलेटेड बात लिखी है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली बात ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी को अच्छे से शो करती है कि 24% सीट्स जो हैं टोटल लोकसभा सीट्स में से रिजर्व्ड हैं SC/ST कैटेगरी के लिए। जो SC/ST में कैटेगरी जो लोग आते हैं वो उनके लिए, ताकि उनके अधिकारों की भी सुरक्षा की जा सके। बात ठीक है, बहुत अच्छा। फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग कैन ओनली इमर्ज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप और इन एन आइडियल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एक आइडियल डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि भाई जो भी पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक, पावर शेयरिंग कैन ओनली इमर्ज इन डेमोक्रेटिक सेटअप। अब यहां जो बात हुई है पावर शेयरिंग की, वो यहां पर रीजन दिया है कि क्यों। ठीक है, कैन ओनली बी इमर्ज इन द डेमोक्रेटिक, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, ठीक है, तो पावर शेयरिंग का जो एक तरीके से मीनिंग है वो कहीं ना कहीं बदलेगा, क्योंकि पावर फिर कंट्रोल होने लगेगी मतलब बहुत कम लेवल पर। ठीक है, यानी बहुत कम लोगों के हाथ में पावर कंट्रोल में आ जाएगी। और जबकि पावर शेयरिंग यहाँ लिखा है ना कि पावर शेयरिंग जो है केवल हम डेमोक्रेटिक सेटअप में इमर्ज कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल सही बात लिखा है और वही इसको समझाया, तो मुझे लगता है सी ठीक है। अच्छे से आर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। 19 नेपोलियन की बात हुई है। नेपोलियंस फ्रेंच आर्मी ब्रॉड डेमोक्रेसी, अरे ब्रॉड डेमोक्रेसी पहली गलत बात है, एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस अक्रॉस यूरोप बाय 1804, बिल्कुल नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत बात है। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। नेपोलियनिक कोड है ना, ये वर्ड यहाँ पर आता है, नेपोलियन कोड जो उसने मतलब जो रूल्स बनाए थे, ये एक सही बात लिखी है। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मोनेरियल रूल्स, ठीक है। यहाँ पर ए गलत है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी नहीं लेकर के आया था, है ना, वो डेमोक्रेसी लेकर के नहीं आया था। डन, चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का असर्शन रीजन से ही है। मैनी आर्टिस्ट एंड पोएट विद इन यूरोप पेंटिंग रोट, वन सेकेंड, हाँ, मैनी आर्टिस्ट एंड पोएट विद इन यूरोप and made painting and Europe poems to highlight the plight of Greeks under the Ottoman Empire. Many European and had sympathies for ancient Greek culture and support the work of Greek nationalist. ठीक है, सी डन। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आपको आ गई होंगी, क्लियर हो गया। 20 क्वेश्चन यहां पर खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सोशल साइंस से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।